एपी की कुछ प्रॉब्लम है। कीर्ति, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, 3 डायमेंशन होते हैं और एक 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन होता है क्या? 2D प्लेन। इसमें एक एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट आपने ले लिया 2, 5, इसको बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन पे किसी पॉइंट की पोजीशन है। जैसे कोई सेट आपने ए लिया है, उसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 1, 2 है। दूसरा सेट आपने बी लिया है, उसके अंदर एलिमेंट 3, 4 है। तो आप ए क्रॉस बी जो निकालते हो बेसिकली वो ऑर्डर्ड पेयर का है। यही होता है ना, वो सब किसी न किसी 2D पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4। ठीक है। अब कहानी ये है कि जब ए क्रॉस ए करते हो या ए क्रॉस ए ही करो तो भी वो ऑर्डर्ड पेयर ही है। इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। और जब 3 डायमेंशनल प्लेन पे आप आओगे, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस पे एक परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, तो इधर नहीं दिखा सकते 2D पे, तो ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे कोई पॉइंट आप ले रहे हो, सपोज करो 2, 5, 7, तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और ये आएगा कैसे? तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी से आएगा, 3 अलग अलग सेट के से आएगा, या फिर एक ही सेट हो तो ए क्रॉस ए से आ जाएगा। ये इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ये कीर्ति की प्रॉब्लम थी, मैंने बताया है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है आप लोगों के सीक्वेंस एंड सीरीज से। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। एक बच्चा है हेब, कहाँ गया वो? ठीक है, तो एपी आप लोगों ने की वहां से जो बताया था आपको, ईशा? एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए? हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चे। ईशा, यस सर। सारे क्वेश्चन हो गए एपी के? सर एक डाउट था, एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन। डाउट आप भेजोगे क्योंकि हमारा सिलेबस रहता है। तो आज थोड़ी सी लंबी क्लास होगी आपकी, जहाँ तक मुझे लगे कि भाई ठीक ठाक है। तो प्रॉब्लम्स आप सेंड करोगे सब लोग, जिसकी जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम डिस्कस कर लेंगे फिर बाद में। यस सर। ओके। एपी हमने कल कर ही लिया था, और हमें अब करना है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, जीपी क्या है, कि जैसे एपी के अंदर क्या होता था, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता था। यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसको हम बोलेंगे क्या? दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी। यहाँ पे हमने जीपी लिखा, और जीपी में भी वही सारी चीजें फाइंड आउट करनी है जो आपने एपी के लिए सीखा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा होता है दिखने में? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा आपको दिखेगा, एक फर्स्ट टर्म होगी और एक कॉमन रेशियो होगा जो इसके साथ बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगली टर्म होगी ए आर, उसके बाद वाली टर्म होगी ए आर स्क्वायर, उसके बाद वाली टर्म होगी ए आर स्क्वायर, फिर अगली टर्म होगी ए आर क्यूब। ऐसे ही चलता रहेगा। इट मे बी इट कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स और फाइनाइट टर्म्स। और बार बार ये समझा रहा हूँ, किसी भी सीक्वेंस को आपको अगर डिफाइन करना है, किसी भी सीक्वेंस के बारे में आपको पढ़ना है,
तो एटलीस्ट स्टार्टिंग की 3 टर्म होनी चाहिए, तभी उस सीक्वेंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कोई भी फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म क्या आएगा आर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म क्या आएगा आर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म क्या आएगा आर। तो कोई भी आप ऐसे ले जिसको हम बोलते हैं क्या, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो सी आर, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। और ये आर कहाँ से आता है, तो इसकी nth टर्म को आप n माइनस 1th टर्म से डिवाइड करते हैं, तो हमारा कॉमन रेशियो आ जाता है। तो फिर से बात होगी कि सर कॉमन रेशियो निकालेंगे कैसे, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होना चाहिए, उसका रेशियो आप निकालोगे। आप बोलो सर यहाँ nth टर्म है, nth टर्म कैसे निकाले, तो देखिए फर्स्ट टर्म में r की पावर क्या है 0, सेकेंड टर्म में r की पावर क्या है 1, थर्ड टर्म में r की पावर क्या है 2, फोर्थ टर्म में r की पावर क्या है 3। तो nth टर्म में r की पावर कितनी होगी n माइनस 1। तो AP GP के nth टर्म के लिए फार्मूला हो गया a r रेज टू द पावर n माइनस 1। तो हमें क्वेश्चन ले लें, हमने क्वेश्चन लिया कि if a is 2 and r is 4, then find fifth term of this GP। अब बोलो बहुत सिंपल है, a5 का मतलब हो गया a इंटू r रेज टू द पावर 5 माइनस 1। इसका मतलब a आप लिख दो 2, r दैट इज 4 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी दैट इज 4। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। सिमिलरली अगर यहाँ पूछा जाए कि भाई कोई जीपी है जिसका a गिवन है दैट इज 3 एंड फिफ्थ टर्म गिवन है दैट इज 10, देन फाइंड r निकालना है। तो आप बोलोगे a5 अगर 10 है तो a5 को क्या लिखेंगे हम, दैट इज a r रेज टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 10। a हमारा 3 है तो r की पावर 4 जो है वो क्या आ जाएगी 10/3। तो कॉमन रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो इज अंडर रूट 10/3। इसकी कौन सी पावर, फोर्थ पावर। आप ऐसे करके लिखें या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 10/3 रेज टू द पावर 1/4। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे एपी में है, ए गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये निकालना है। तो हम फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये एक जीपी लेते हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये 2 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, ये 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ऐसा कुछ। यहीं से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं कि मैंने बोला कि इफ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 क्यूब and seventh term is 2 raised to the power 7, then find a and r, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। तो आप बोलो फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो a3 इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो आप बोलोगे इसको ऐसे लिख लेंगे ए आर स्क्वायर हमारे पास 2 क्यूब आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और a7 तो a r रेज टू द पावर 6, ये हमारा 2 रेज टू द पावर 7 आ जाएगा, ये हमारी सेकेंड टर्म। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हर बारी क्या होगा, वहां पे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, AR6 divided by AR square, that is equal to 2 raised to the power 7 upon 2 raised to the power 3. ए से कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, आर की पावर 4 आई, इधर से ये कैंसिल हुआ, 2 की पावर 4 आई, तो आर हमारा कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 2। आर हमारा 2 आया, आर की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर दिया, ए इंटू 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो फाइनली ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। तो जैसे एपी में था वैसे यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका आर निकालने का शॉर्टकट, ये था 3, ये था 7, तो मैं बोलता हूँ कि 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 कर दो, और होल की पावर 1 अपॉन, ये देखो 7th टर्म है, ये 3rd टर्म है, होल अपॉन 7 माइनस 3 कर दो, देखो वही आएगा, 2 की पावर क्या आ गया 4, और यहाँ से भी 4, तो आर की वैल्यू सीधा आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2। तो हमने एक फार्मूला टाइप लिख लिया कि एफ pth term is equal to L and qth term is equal to M, then common ratio is equal to M upon L divided by 1 upon M upon L raised to the power 1 upon Q minus P। डायरेक्टली आप निकाल लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जरा ट्राई कीजिए आप लोग। क्वेश्चन यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, कि एफ ए इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म किसी जीपी का 2 है, एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 512 and common ratio is 2, then find fifth term from end। हाँ मुकुल बोलो बेटा। सर 32। आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं। सर देख लिया सर। मैंने बोला क्या है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। सर एंड से भी 52 या 32 आएगा। अच्छा एंड से भी आएगा, चलिए बाकी लोग भी निकाल लें, ठीक है ठीक है, अगर 32 आएगा तो बढ़िया। यहाँ पे भी एंड वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, वही होगा n माइनस पी प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, या जैसे आपने एपी के लिए यूज किया था कि सर उसको फर्स्ट टर्म ले लेंगे, कॉमन रेशियो जो है वो 2 की जगह 1/2 हो जाएगी। वही ये सेम फंडा कि भाई इसको आप उल्टा लिख लो, ऐसे ये चल रहा है ना, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, यही चल रहा है ये जीपी, सो ऑन 512। तो भाई उल्टा अगर लिखें तो ये हाफ होता जाएगा, तो हमने फर्स्ट टर्म ले लिया 512 और कॉमन रेशियो हमने कर ली हाफ, और हमें फिफ्थ टर्म निकालना था, जैसा मुकुल ने बताया कि सर 32 ही आएगा, इंटू 1
अपॉन 2 रेज टू द पावर 4। तो मुकुल की बात मान लेते हैं और ये फाइनली आंसर आपका कितना आ गया, दैट इज 32। अब देखिए एक चीज और हमें नोट करना है कि किसी भी जीपी में, जैसे एपी में दो टर्म्स के सम की बात होती थी, यहाँ प्रोडक्ट की बात होगी कि इफ AP into AQ is equal to AR into AS, this implied by P plus Q is equal to R plus S। क्या कहने का मतलब है, चेक कर लेते हैं। pth टर्म और qth टर्म किसी इसके इक्वल है तो इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। pth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, सेम जीपी की बात हो रही, ए आर रेज टू द पावर p माइनस 1। qth टर्म क्या हो जाएगा, ए आर रेज टू द पावर q माइनस 1। ये किसके इक्वल है, तो ए आर रेज टू द पावर, उसको आर की जगह कुछ और ले ले, क्या रहने दो कोई होता, इसको पी क्यू टी एस कुछ कर देते हैं, ये टी मान लेते हैं। तो टीएथ टर्म हो गया टी माइनस 1 और इनटू ए आर रेज टू द पावर एस माइनस 1। ये देखिए ए कैंसिल, यहाँ आर की पावर क्या आ गई, पी प्लस क्यू माइनस 2, और यहाँ आर की पावर क्या आ गई, टी प्लस एस माइनस 2। बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी, और पावर सेम हो जाएंगी तो आपके पास क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू टी प्लस एस माइनस 2। ये माइनस टू कट गया, p प्लस क्यू की वैल्यू t प्लस एस के इक्वल हो जाएगी। बोले इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो हमें समझ में ही नहीं आया। तो मैं बोलूँ कि अगर कहीं पे ये गिवन हो कि if फिफ्थ टर्म into ninth term of a GP is equal to 20, कुछ भी मान लेते हैं, then find product of second term into 12 term। तो आप तुरंत देखोगे कि 5 प्लस 9 कितना होता है 14, 2 प्लस 12 कितना होगा 14, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 20। मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप ये बताओ A7 क्या होगा, तो आप बोलो A7 इंटू A7, ये हमेशा इक्वल होगा A5 इंटू A9 के, क्योंकि 7 प्लस 7 14, 5 प्लस 9 14। फाइनली ये क्या आ गया आपके पास, A7 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है, सारी चीज़ें आप निकाल पाओगे जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारे पास सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी। तो एक जीपी हमने लिख ली एस ए प्लस ए आर स्क्वायर, और ये टेक्निक आपको सीखनी है, बहुत सारे सीक्वेंस में यूज होगी, ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। इसी सीक्वेंस को इसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिर से आपको लिखना है। तो आर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आर एस। पहली टर्म हमारी आएगी ए आर, उसको यहाँ लिख देंगे, फिर जो आएगी वो उसको ए आर स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे टर्म आ जाएगी ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1, और जो लास्ट वाली टर्म होगी उसको यहाँ लिख दिया ए आर रेज टू द पावर एन। अब इन दोनों सीक्वेंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 1 माइनस आर आ गया, 1 माइनस आर इंटू एस। यहाँ पे ये सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा ए, और यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सबके साइन चेंज होंगे। तो a माइनस ए आर रेज टू द पावर एन। तो s की वैल्यू क्या आ गई, सम ऑफ एन टर्म
ए हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया सम ऑफ एन टर्म का। लेकिन इस फॉर्मूले को ऐसे लिखने का है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वेरिएबल्स की टर्म में हम डील करेंगे वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो इस चीज का ख्याल रखोगे कि ए आर रेज टू द पावर n -1 अपॉन आर -1, ये कब लेंगे हम? जब मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1 का मतलब जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो या फिर -1 से छोटी हो। बोले लेस हो तो क्या होगा? अगर आर की वैल्यू मॉड ऑफ आर -1 और 1 के बिटवीन होगा तो क्या कहानी होगी? तो -1 और 1 के बिटवीन होगा, तो आपको इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखना है 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब बात आती है कि सर 1 हो तो क्या होगा? 1 हो तो आपको पता ही है, सारे 1 हो तो एक को n टाइम्स ऐड करना है। अगर r की वैल्यू n हो जाए, Sn जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू Na व्हेन r इज इक्वल टू 1। आप बोलो -1 हो तो क्या होगा? तो -1 पे डिपेंड करेगा कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कौन सी टर्म बचेगी, कौन सी टर्म जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अब सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हो गया, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहां पे आपको सम वम निकालना पड़े। कि मैं क्वेश्चन देता हूं और फटाफट आप लोग बता दीजिए कि फाइंड S20 when a is equal to 2 and r is equal to √2। फटाफट सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या आई वैल्यू? इफ a is 2 and r is √2 then find S20। तरुण, सचिन, रोहित, नंदन, नंदन गर्ग, नमन, क्या रहा? आया किसी का? महक,
मोहित, ईशा, कीर्ति, बताइए। बहुत सिंपल है। √2r क्या है? r आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, तो फार्मूला जो यूज करेंगे SN वाला वो यूज करेंगे। हाँ नंदन बोलो। सर मेरा तो 2046 ब्रैकेट √2+1 आ रहा है। अच्छा, चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, चेक कर लेते हैं। SN जो है वो आप लिखोगे a r raised to the power n -1 अपॉन r -1, क्योंकि ये आपका 1 से बड़ा है। तो आपने लिख लिया a दैट इज 2, सॉरी हमें निकालना है S20, तो 2 √2 raised to the power 20 -1 डिवाइडेड बाई √2 -1। आगे तो कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे। ये लिखते तो मैं छोटा बहुत, 1/2 होगा तो 2 की पावर 10 आ जाएगी, 2 की पावर 10 -1 और नीचे √2 -1। कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हो। ज़्यादा होगा तो रेशनलाइज कर लेना, इस फॉर्म में छोड़ना चाहो तो छोड़ देना। ये बेवकूफ़ी नहीं करना है कि कोई बड़ी टर्म पूछ ले, 100 टर्म निकालना तो 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे ही छोड़ दो। ये बहादुरी वाला काम थोड़ी है, पूरी कैलकुलेशन कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही छोड़ दीजिए। अब एक बात पूछनी है मुझे, किससे पूछूं? सब लोग वापस आ चुके हैं पेन पेपर छोड़ के। कोनिका, कोनिका, महक, अनम्यूट करो भाई। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन सबके लिए, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ वही है। अगर ये बोला जाए कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो आंसर क्या होगा? सॉरी, 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, बोलो। पता है? ये बेटा नाम चेंज करो, ये डॉट डॉट के नाम से कौन आ रहा है? रीनेम करो अपने आप को। रीनेम कीजिए फटाफट। जो भी डॉट डॉट से बिना नाम लिखे सेक्शन लिखे एंट्री मत किया करो क्लास में, पता ही नहीं होगा कौन है। 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा? महक, उससे बात कर रहा था मैं, महक से ही कर रहा था। कोई भी बता दे, नमन, नंदन, क्या आएगा भाई? 0 जीरो कैसे आया ये बताइए। 0 ई सर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, फिर वो लिमिट लग जाएगी। अच्छा लिमिट क्या होती है? बड़ा अच्छा बोला तुमने, लिमिट क्या चीज होती है? लिमिट पता है? लिमिट, अच्छा ईशा थी, ठीक है बेटा नाम लिख के आया करो। हाँ, लिमिट क्या चीज होती है? नंदन बड़ी अच्छी बात करी तुमने, ये लिमिट लिमिट का क्या चक्कर, वो भी बताओ जरा।
तो मेरे को ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, बस पढ़ा था मैंने, मेरी बहन ने बताया था मेरे को थोड़ा बहुत वैसे ही। तुम्हारी मैम ने? कौन सी मैम ने? वो आपसे पढ़ी हुई है। मुझसे पढ़ी हुई? और वो तुम्हारी मैम है? कौन है भाई? मैम नहीं, बहन बहन। अच्छा बहन। क्या नाम? अश्मी। अच्छा अश्मी, हाँ हाँ हाँ, मैं पहचान गया। हाँ पहचान गया मैं। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत कुछ नहीं पता तो हम कुछ जानते हैं, कुछ चीजें समझनी है। इसने एक अच्छी बात की। म्यूट कर लो, कोई बात नहीं बेटा। 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। अच्छा, 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी की मीनिंग क्या है कि जैसे नंदन ने बोला, इस सेम स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/2 रेज टू द पावर n कर देता हूँ। इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग सेम है। आपने बोला कि 1/2 की एक पावर है n, और n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। अब उसने क्यों बोला इसको जीरो? क्योंकि वो बोल रहा है कि सर देखो 1/2 था, अगली टर्म क्या होगी? 1/2 स्क्वायर। उसके बाद वाली टर्म क्या होगी? 1/2 क्यूब। धीरे 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 ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, या नॉर्मल बोले कि भाई ऐसे लिख ले, 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी को लिख लिया 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। आप बोलो बहुत लार्ज हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 0। गेम खत्म। लेकिन ये इक्वल टू नहीं होता है, हमारी मजबूरी है कि ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है, लेकिन क्या करें, हमें कैलकुलेशन के लिए मैथ्स में लेना होता है। ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो आप बोलो कि सर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू लो, यही होना है। अगर आपने बोला कि 3/5 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, या ऐसे कहीं लिखा हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 3/5 रेज टू द पावर n, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो जीरो का रीजन ये है कि अगर किसी भी चीज की पावर जो है, किसी फ्रैक्शनल नंबर की पावर इन्फिनिटी हो जाए, तो वो 0 की तरफ टेंड्स करेगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो, वो और छोटा हो जाता है, तो इसकी पावर बड़ी छोटी होती होते होते होती कहाँ पे चली जाएगी? 0 की तरफ चली जाएगी। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, फिर कोई मुझे ये बता सकता है, अगर मैं लिखूं लिमिट, अब तो ये लिमिट वाला थोड़ा थोड़ा अप्रोच आपको पता चल रहा है, LT फॉर लिमिट n इज, और ये टेंडिंग टू है, ये एरो मार्क है, मतलब n जो है इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। 3 रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा? कौन बताएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मुकुल। 3 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, वैल्यू बताओ बच्चे। सर नहीं पता। अरे 3 को जब बहुत बारी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? मैं पूछूं, 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी पावर है, तो आप क्या बोलोगे? एक बहुत बड़ा नंबर आएगा बोलोगे? यस सर। इन्फिनिटी तो इससे भी बड़ा है भाई, तो आप क्या बोलोगे? कहाँ टेंड्स करेगा? इन्फिनिटी की तरफ। इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर कोई n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और हमने कोई नंबर -3 ले लिया और उसकी पावर इन्फिनिटी कर दी, तो ये कहाँ टेंड कर रहा है? ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। यहाँ इस चक्कर में नहीं पड़ना कि सर वो इवन है कि ऑड है, प्लस भी तो हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एक लार्ज इन्फिनिटी वैल्यू को टेंड कर रहा है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। बोले ये सब बातें क्यों कर रहे हो आप? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने अभी सम ऑफ n टर्म पढ़ा, हमारे पास आ जाएगी एक सीक्वेंस ऐसी, 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, ये है आपके पास, और मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, और ऐसे ऐसे डॉट डॉट डाला, और मैंने बोला कि इसमें इनफाइनाइट टर्म है, तो बोले कि भाई इसका सम निकालो। क्या बोलो? कोई दिक्कत नहीं है, हमें सम का फार्मूला पता है। तो सम का फार्मूला पता है, तो आपने लिखा ए, मैं लिख देता हूँ फार्मूला फिर से, ए, आप बोलोगे इस बार ही लिखेंगे 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आप बोलो अरे ये तो इनफाइनाइट टर्म है सर, आप यहाँ पे एक काम करो, लिख लो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत?
अब ये वाला पार्ट क्या आ गया आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर और माइनस a इंटू आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। आप बोलो सर r यहाँ पे हाफ है, r क्या है, हाफ है, r हाफ है, तो हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाई दिस जीरो, तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो आप बोलो सर फार्मूला ही लिख दो इसको, सम टू इन्फिनिटी के लिए फार्मूला हो गया आपके पास a अपॉन 1 माइनस आर, और r की वैल्यू जो है वो किसके बिटवीन होनी चाहिए, इट शुड बी लाइज बिटवीन -1 to 1, या तो ये लिखें या हम ये लिखते मॉड r इज लेस देन 1, इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन आया तो हमने सीधा बोला कि अच्छा ये तो ये होगा सर, a हमारा 1 है, r हमारा हाफ है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी आपके पास 1 अपॉन 1/2, दैट इज 2, ये अप्रोचिंग वैल्यू है, ये टेंडिंग टू 2 है, ये हमारा सम टू इन्फिनिटी, ए नहीं, यहाँ लिखेंगे सम टू इन्फिनिटी। तो ये सम टू इन्फिनिटी सबको क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा ट्राई करके फटाफट मुझे बता दीजिए कि सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, और फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास कि इवैल्यूएट रूट एक्स इंटू ए प्लस रूट एक्स, या रूट ए प्लस रूट एक्स ही कर दो, प्लस रूट एक्स इंटू अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट एक्स वाई। मिनिमम 3 टर्म चाहिए, बार बार सिखा रहा हूँ, रूट एक्स इंटू बी रूट ए प्लस वाई रूट एक्स, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका सम क्या होगा, सब लोग ट्राई करें, सम टू इन्फिनिटी क्या आएगा। सम टू इन्फिनिटी क्या होगा, प्रधान प्रधान नेम और सेक्शन लिखिए और फिर क्लास में वापस आइए लॉग आउट करके। कहीं किसको कुछ आइडिया लगा, ईशा, ईशा, बेटा तुम बोल रही हो वहां से कुछ म्यूट वगैरह तुमने किया हुआ है, वॉल्यूम तेज करो, फोन या जो भी है आप डिवाइस आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही।
नमन, यस सर कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो, ठीक। मुकुल, गुड। बताओ बच्चे। सर हो तो नहीं पाया सर, थोड़ा बहुत आइडिया लगा है। हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। सर हम रूट एक्स कॉमन लेके सर ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट ए बी रूट बी बी रूट ए सर लेके चले जाएंगे सर, फिर वो सम उनका सम कर देंगे। सबसे पहले तो बच्चे ये जीपी है ही नहीं। सर इसमें 2 जीपी भी हो रखी है। यस यस यस, सही सर, पकड़ लिया आप। हाँ ये 1/1 माइनस आर तो लगेगा नहीं क्योंकि इनका आर सेम ही नहीं है। आर सेम नहीं होने की कहानी नहीं है इसमें। आइए जरा देखते हैं पहले, है ना। देखे पहले एक चीज, और सम टू इन्फिनिटी है, और अगर मेंशन नहीं है, हालांकि ये क्वेश्चन मिस्टेक है क्वेश्चन की, कि भाई उसने मेंशन नहीं किया कि भाई वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो टेक्निकली तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि भाई सम टू जीपी लगेगा, जब एग्जाम में आएगा तो वहां लिखा होगा। तो सबसे पहले तो उसने, मुकुल ने अच्छी बात बताई कि सर 2 जीपी उसको दिख रही है, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स लिख रहा हूँ, दिस इनटू दिस यहाँ लिख दिया। अच्छा फिर इसको लिखा हमने, तो ये लिख दिया अंडर रूट ए बी एक्स। फिर अगली टर्म ये लिखी हमने, ये देखिए बी इंटू अंडर रूट एक्स, और ऐसे ही चलता जा रहा है। एक तो इधर लिख दिया, और दूसरा हमने लिखा मल्टीप्लाई करें तो ये आया रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, फिर आया हमारे पास एक्स वाई, एक्स इंटू अंडर रूट वाई, सॉरी, और फिर हमारे पास आया एक्स वाई एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये भी हमें अब जीपी दिख रहा है, दिख रहा है जीपी सब लोगों को। कॉमन रेशियो क्या है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट बी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट बी, इसका मतलब इसका कॉमन रेशियो जो है वो अंडर रूट बी है। और सम टू इन्फिनिटी निकालना है, क्या निकालना है, सम टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर इज अंडर रूट बी, ये जीपी है। डन। ये भी देखिए जीपी है, फर्स्ट टर्म एक्स और कॉमन रेशियो क्या है रूट वाई, देखिए दिस डिवाइडेड बाई एक्स रूट वाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे रूट वाई 1 माइनस रूट वाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा एक काम और करते हैं, एक बिल्कुल सिमिलर और क्वेश्चन देते हैं, इस बार ट्राई करो। इवेलुएट 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 स्क्वायर and so on and so on and so on up to infinity. ये तो हो जाएगा, ट्राई कर लो। आज तुम लोग थके थके दिख रहे हो यार, एनर्जी नहीं दिख रही तुम्हारे अंदर। गुड, आया पहला आंसर आ गया।
नमन जैन का, हाँ बताओ नमन। -1/20 प्लस में -1/42। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों बेटा? नेगेटिव वाला तो कोई सीन ही नहीं है। रेशियो 5 आएगा तो फिर 1 - 5 रहेंगे, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा आप चेक करो कुछ कहाँ मिस्टेक आपने की है, अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे फिर से दिख रहा है कि मुकुल वाली बात होगी कि भाई सर 2 जीपी दिख रहे हैं। 1 मिनट आ गया, और कौन कौन है? मुकुल है, हाँ फिर से मुकुल मुकुल मुकुल। चलो मुकुल तुम बता दो पहले। सर 5/12। 5/12 ठीक है, राइट राइट। नंदन? सर सेम है 5/12। ठीक है, तो गुड। अब देखिए क्या है, 2 दिख रहे हैं ना आपको, एक ऐसे लिख लिया आपने, जीपी होना चाहिए ना, आप फॉर्मूला कहीं थोड़ी लगा सकते हो ऐसे। एक ये हो गई जीपी, इनफाइनाइट टर्म है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। एक है 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब, ऐसा कुछ होगा। ये एक जीपी, दोनों का कॉमन रेशियो जो है वो हमारा क्या है, लेस देन 1 है, तो हम यूज कर सकते हैं 1/5 डिवाइडेड बाई 1 - 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 - 1/7। अब कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो, क्या है ये 1/5 अपॉन 4/5 और ये 1/7 अपॉन 6/7। गेम खत्म। ये 5 कैंसिल, 1/4 प्लस 1/6 जो भी है इन लोगों ने बताया वो आ गया आपके पास। कितना बताया था? जो भी है ऐड करके आएगा वो आ जाएगा अपना। अच्छा एक बात और, मैं किससे क्वेश्चन पूछूं? ये 10th का एक क्वेश्चन है कि 0.7 बार इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, कौन कर सकता है? 0.7 बार इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है कोई कन्वर्ट कर सकता है? मुकुल, अरे वेरी गुड, बताओ। सर 7/9। कैसे? सर इसे x मान लेंगे। अच्छा ठीक है जी। सर फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने डिजिट पे बार उतने डिजिट ठीक ठीक, 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं समझ फिर गया समझ गया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ गया। ईशा आप भी बताना चाहती हैं, बताइए। अनम्यूट करो बेटा, हो जाएगा। यस सर। कैसे? वैसे ही 10 से 7 मल्टीप्लाई करके? नहीं नहीं वही ना। 7 नहीं सर, 7 उसके ऊपर जितने भी बार होते हैं उतने 9 आते हैं नीचे। अच्छा ये वाला शॉर्टकट यूज कर लिया। अच्छा ये यस 9 सर। वाला आया कहाँ से फंडा? एक तो उसने डिराइव किया, ठीक है उसने बता ही दिया मुकुल ने। फिर उस मैं डेरिवेशन से ही है। अच्छा तो एक काम कीजिए, मैं बोलता हूँ यहाँ जीपी लगानी है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, लग सकती है क्या इसमें? क्या पता नहीं। अच्छा चलिए देखते हैं, वेरी गुड। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो सीखा है वो तो कम से कम आप लोगों को पता है, ये अच्छी चीज़ है। हम इसमें जीपी लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जीपी से आई। कैसे आई? तो ये देखिए, इसने बोला कि भाई कितने 7 हैं, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, इतने सारे हैं। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्या आप लोगों को ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है बताना है। 0.7 प्लस 0.07 प्लस 0.007 प्लस 0.0007 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लिख सकता हूँ? अब जरा देख के बताइए ये जीपी है या नहीं। आपको जीपी दिख रही होगी। जीपी का ए जो है वो आपको दिख रहा है क्या, 0.7। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं, 0.07 डिवाइडेड बाई 0.7, तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या आ रहा है 0.1। ठीक है जी। अब सम टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, तो ये देखिए a दैट इज 0.7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1 and this is equal to 0.7 upon 0.9 and finally it is 7/9. डन? ठीक है। अच्छा एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन सम पे आपको कराता हूँ, वो आप देखो।
वो सम टू एन टर्म ही है, फिर वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ऐसा कुछ लिखा हो 7 + 77 + 777 + 4 × 7 and so on and so on and so on up to n टर्म्स यहाँ कर दिया। बोले इसका सम निकालना है। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ध्यान से सोचे तो कितने टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हो? तो आप बोलो 1 वाली सीरीज हो सकती है, 2 वाली हो सकती है, 3 वाली हो सकती है, 9 क्वेश्चन टोटल आप बना सकते हो। कोई भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए क्वेश्चन कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमने 7 कॉमन ले लिया हर टर्म से। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 111 बचेगा, यहाँ 4 × 1 बचेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इस बारी कहाँ तक जा रहा है? अप टू n टर्म्स लिखा हुआ है, अप टू n टर्म्स। तो 1 1 स्टार्ट होगा तो उसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही ये रहेगा फिक्स। अच्छा, फिर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे। यहाँ 7/9 लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा 9 + 99 + 999 + 4 × 9, यहाँ 4 1 है, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। चलो ये भी अच्छा है। 9 9 स्टार्ट होगा तो ना किसी से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, यहीं से आप स्टार्ट कर लेना। अच्छा, बोले इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या कर रहे हो आप? तो मैं ये कर रहा हूँ कि इस 9 को लिख देता हूँ 10 - 1, इस 99 को लिख देता हूँ 10² - 1, इस 999 को लिख देता हूँ 10³ - 1। बात समझ में आ रही? अगले वाले को लिख देता हूँ 10⁴ - 1। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, इसको आपने अप टू n टर्म्स है, ये इन्फिनिटी तक नहीं है। बोले कि अच्छा कि आपने 2 जीपी बना लिए। एक तो जीपी बन गई 10 + 10² + 10³ एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। और एक में आप 1 को कितने टाइम ऐड कर रहे हो? तो 1 को आप ऐड, वही होगी सीरीज 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो आप बोलो इसको n ही लिख लो आप। जो माइनस वाला था। Now it is 7/9. This is GP. A is 10. Ratio is greater than 1, so it is 10 raised to the power n - 1 divided by 10 - 1 and -n, and ये ब्रैकेट। आगे थोड़ा बहुत और कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है कर लीजिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए। 7/9 ये कितना आ जाएगा आपके पास? 10 raised to the power n + 1 -10 -9n and whole divided by 9। एलसीएम भी ले लिया और ये भी कर लिया। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई सबके? कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो सम वाले कुछ क्वेश्चन होंगे, वो सम वाले क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। एक असाइनमेंट भी भेजा था, अच्छे क्वेश्चन थे उसमें। हालांकि एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी है, आप उसको पहले करो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, ज़्यादा फायदा होएगा आपका, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन उसमें भी हैं। अब आ जाते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है हमें? तो हमने सम टू इन्फिनिटी तक कर लिया था, अब आगे बढ़ जाते हैं हम कहाँ पे? तो अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि जैसे एपी में हमने सीखा था कि अगर 3 टर्म्स हो तो हमें क्या लेना है, 4 टर्म्स हो क्या लेना है। तो 3 टर्म्स आर इन एपी, आर इन जीपी, सॉरी, देन दे आर, वो क्या क्या होंगे? तो दे आर A/R, ए और AR। अब ये बात पहले भी बोली थी कि ऐसे वाली कंडीशन कब लेंगे? जब प्रोडक्ट गिवन होगा, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स बी गिवन, तभी लेना। अदरवाइज क्या लोगे? अदरवाइज वो आसान होगा, A
ए आर और ए आर स्क्वायर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर. Second one, 4 terms are in GP. तो हमें क्या लेना चाहिए, वो a अपॉन आर क्यूब a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब. यहाँ पे भी जब प्रोडक्ट गिवन हो तब आपको ये यूज करना है. लेकिन एक चीज का याद रखना है, यहाँ पे कॉमन रेशियो r है और इस 4 टर्म्स के लिए कॉमन रेशियो r स्क्वायर है. आप डिवाइड करोगे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को तो r स्क्वायर आएगा. 5 टर्म्स आर इन जीपी. अगर 5 टर्म जीपी में हो तो ये क्या क्या होंगे, तो a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर स्क्वायर. ये भी तभी यूज करेंगे जब प्रोडक्ट गिवन हो, नहीं तो नॉर्मली ए आर स्क्वायर यही सब लेके चलेंगे. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि भाई ये 3 टर्म गिवन है और ये सारी चीजें निकालनी है, तो आप इसको ऐसे निकालोगे. अब कहाँ यूज नहीं होगा, तो जहाँ पे सम गिवन ना हो. मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा देता हूँ. क्वेश्चन है आपके लिए, अगले पेज पे आ जाता है कि एफ A1, A2, A3 and so on in are increasing GP. इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या, कि जो कॉमन रेशियो है वो पॉजिटिव है एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 1. इंक्रीजिंग जीपी है सच दैट A1 plus A2 plus A3 is equal to 13 and A1 square plus A2 square plus A3 square that is equal to 19. इंक्रीजिंग जीपी है, 3 टर्म की बात हो रही है, तो फिर बात यही उठती है कि भाई क्या लेना चाहिए आपको, ये वाला लेना चाहिए, तो नहीं, इस वाले में तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है हमारी. जब प्रोडक्ट होता है तो फायदा होता है, आर कैंसिल हो जाता है, एक ही वैल्यू एक स्टेप में आ जाती है. यहाँ पे भी 3 टर्म की बात हो रही है, लेकिन यहाँ सम गिवन है, तो आप ऐसे लोगे ही नहीं. आप क्या लोगे, ए की जगह ए ले लिया, A2 की जगह ए आर ले लिया, A3 की जगह ए आर स्क्वायर ले लिया, दैट इज इक्वल टू 13. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 19. बोले सॉल्व कैसे करेंगे, तो जीपी वाले में यही है, आप एक की वैल्यू यहाँ से निकाल के अगर पुट करते हो तो बड़ा हंगामा है भाई, उसका होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर. तो मैंने एक छोटी सी चीज देखी, हमने लिख लिया 1 प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 13. और यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4, दैट इज इक्वल टू 19. क्या ये फैक्टराइज होता है, ये बड़ा क्वेश्चन. और ये ऐसी एक्सप्रेशन है जो हर टॉपिक में बार बार आएगा. ये बड़ा खूबसूरत सा है कि भाई ये ऐसी चीज है जो फैक्टराइज होता है. क्या ये फैक्टराइज होगा, किसी को पता है? नमन, हाँ बोल बच्चे. सर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर में हो जाएगा. बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब जो है यही बात सबको याद रखनी है, लेकिन रटना नहीं है. मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया. ये चीज आएगी बार बार आपके पास. ये R4 है प्लस आर स्क्वायर है
प्लस 1 था, तो मैंने इसको लिखा R4 प्लस 2R² लिख देता हूँ, प्लस 1 और माइनस R² कर देता हूँ। ये खतरनाक है भाई, इसको याद रखने का है कि देखते जैसे उसने बताया वैसे ही आप लोग भी बताओगे। R² प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे R², तो देखिए A² माइनस B², ये आ गया आपके पास R² प्लस R प्लस 1, ऐसे लिख लेते हैं अरेंज करके, और माइनस R होगा अगली बार तो उसको ऐसे लिख देते हैं R² माइनस R प्लस 1, ये फैक्टराइज हो जाएगा। बोलो फिर तो समस्या ही खत्म। आपने एक कॉमन लिया था, इधर होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर कर दो और इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ गया R4 प्लस R² प्लस 1 अपॉन R² प्लस R प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 19 अपॉन 13²। अब आपको पता है कि इस स्क्वायर से इसको कट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, R² माइनस R प्लस 1। ठीक है जी। अब तो बहुत नॉर्मल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आगे की कहानी तो आप खुद कर सकते हो। ये 169 इंटू R² माइनस R प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 19 इंटू R² प्लस R प्लस 1। अब बहुत सिंपल आपके लिए, आप जो है इसको सॉल्व करो, R की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है आपको, 10 से आपने सीखा हुआ है। R की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो तो A निकल जाएगा, या यहाँ पुट कर दो ज़्यादा बेहतर है फर्स्ट वाले में वहाँ से A निकाल लो। उसके बाद से जो भी उसने बोला है कि भाई आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, देन फाइंड Sn, तो Sn आप निकाल सकते हो क्योंकि A और R आपके पास आ गया, तो Sn निकालना आपके लिए आसान हो गया। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। तो ये कब लगाएंगे, जब प्रोडक्ट गिवन हो। आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें प्रोडक्ट आपको दिखेगा, वहाँ पे यूज करेंगे इसको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट है GM, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो पहला केस क्या है कि इफ A and B are positive real numbers, then GM of A and B इज इक्वल टू कैपिटल G। जैसे एम को हम कैपिटल A लिखते थे, GM को कैपिटल G लिखेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट AB, इज इक्वल टू अंडर रूट AB। एक मिनट बेटा फोल्ड करना जरा आप लोग। तो एम की क्या मीनिंग थी, एम की मीनिंग मैंने आपको कल बताई थी कि एम की मीनिंग हो गई कि भाई एम की मीनिंग है कि वो तीनों टर्म जो है वो AP में चेंज हो जाते, तो GM की भी यही मीनिंग होगी। मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ A अंडर रूट AB एंड B आर इन GP। कॉमन रेशियो क्या होगा जरा देखिए, डिवाइड करके अंडर रूट B बाई अंडर रूट A। यहाँ से भी डिवाइड करें तो क्या आएगा, अंडर रूट B बाई अंडर रूट A, तो ये GP में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे GM का कॉन्सेप्ट था वैसे ही हमारा AM वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई GM और AM हमारे सेम हो गए, कि भाई वो GP में हमारा कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। सेकंड इसी में आएगा कि इंसर्ट n GMs बिटवीन A एंड B। तो अब आपको इसकी मीनिंग पता है कि अगर n GMs हमने इंसर्ट किए तो वो सारे जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, GP में। तो सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए लिखा कि लेट G1 G2 G3 G4 GNR n GMs। अब इसकी मीनिंग क्या हो गई कि A G1 G2 G3 GN and B are in GP। ये GP में कन्वर्ट हो गया। अब GP में हो गया तो इस GP का फर्स्ट टर्म क्या है, A, और इस GP का n+2th टर्म क्या है, दैट इज B। अब हमें कॉमन रेशियो निकालना है, तो हमने सीखा था अभी कि भाई B/A कर दो और उसकी पावर 1/n+2 -1, दैट मीन्स n+1 हो जाएगा। या नॉर्मल आप लिख के कैलकुलेट कर लेना, ये तो सिर्फ 2 स्टेप बचा रहा है आपका। फर्स्ट टर्म है ही, कॉमन रेशियो है ही, तो हर GP जो होगा वो क्या होगा, इसको GI या GN जो भी लिखना है, तो हर GN क्या होगा, दैट इज AR⁴n। A है आपके पास, तो यहाँ से G1 G2 G3 G4 सारे निकाल सकते हो आप। ठीक है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हमें ये सीखना है यहाँ पे कि थर्ड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन A एंड B। इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही होगा ये चीज, G1 G2 G3 G4 GN। तो G1 क्या होगा, G1 देखिए AR होगा, G2 क्या होगा, AR² होगा, तो मैं सब लिख देता हूँ ऐसे। ये AR है, अगली वाली टर्म AR² होगी, उसके बाद वाली टर्म AR³ होगी, एंड सो ऑन, और GN होगा हमारा AR⁴n। इन सबको अगर कर ले हम तो A की पावर n आ जाएगी, और R की पावर क्या आ जाएगी, R की पावर आ जाएगी 1 + 2 + 3 + so on + n। अच्छा ये AP है, तो हमने लिखा A⁴n, R की पावर हो जाएगी हमारी n × n+1/2, और R हमने निकाल रखा है, R क्या है हमारा, B/A A⁴, ये A⁴n आ गया, यहाँ B/A A⁴1/n+1, और इसकी पावर फिर से है क्या, दैट इज n × n+1/2। तो n+1 n+1 कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली आपको दिख रहा है A की पावर n/2 इंटू B की पावर, सीधा लिख दूँ या यहाँ देखो ना, A की पावर n/2 बचेगी, ये मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ। ये आ गया आपके पास A इंटू B⁴n/2 डिवाइडेड बाई A⁴n/2। फाइनली ये आ गया A⁴n/2 इंटू B⁴n/2, और इसको हमने लिख लिया √AB⁴n। इसको हमने लिख लिया सिंगल GM⁴n। तो अगर प्रोडक्ट निकालने के लिए बोले तो सिंगल GM निकालोगे और उसकी पावर n कर दोगे, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे AM वाले में क्या था, सम निकालने के लिए बोला गया था, सम ऑफ n AMs, तो क्या था वो, n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम, दैट इज NA। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन A एंड B। तो GM भी निकालना आ गया आपको, अब GM निकालना आ गया तो नेक्स्ट चलते हैं
properties of GP, geometric progression. इसमें पहला पार्ट कि if A1, A2, A3 and so on are in GP, then A1 plus K, A2 plus K, A3 plus K या माइनस, सारे माइनस हो या प्लस हो, N plus K आर नॉट इन जीपी, वो जीपी में नहीं होंगे क्योंकि एपी की आदत पड़ी रहती है और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर लेते हैं कि चलो ये भी होगा, तो वो जीपी में नहीं होगा, ये याद रखना है। A1 के, A2 के, A3 के इंटू AN के आर इन जीपी, ये जीपी में होगा फॉर ऑल k इज नॉट इक्वल टू 0। डिवाइड करें तो भी A1 अपॉन के, A2 अपॉन के, A3 अपॉन के एंड सो ऑन N अपॉन के आर इन जीपी फॉर ऑल k इज नॉट इक्वल टू 0। A1 की पावर n, A2 की पावर n, A3 की पावर n एंड सो ऑन N की पावर भी n हो जाए तो भी ये जीपी में रहेगा, आर इन जीपी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी जीपी रख सकते हो, डिवाइड करके भी रख सकते हो, और उसकी पावर जो है सेम पावर सबके ऊपर आपने रख दिया तो भी ये जीपी में होगा। तो नेक्स्ट, if A1, A2, A3 and so on N and B1, B2, B3 and Bn are two GPs, then A1 into B1, A2 into B2, A3 into B3 and so on and so on and so on, Bn An into Bn are in GP. For all Bi is not equal to 0, yeah, Ai Bi is not equal to 0. सेकंड, A1 अपॉन B1, दो जीपी को डिवाइड कर दो, A2 अपॉन B2 ये भी जीपी में होंगे, A3 अपॉन B3 ये भी जीपी में होंगे एंड सो ऑन An अपॉन Bn आर इन जीपी। यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखेंगे कि Bi इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज वो इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड द थर्ड वन, थर्ड प्रॉपर्टी कि if A1, A2, A3 and so on N are in GP, then log of A1, log of A2, log of A3 and so on log of N are in AP। GP को आप लोगे तो AP में हो जाएगा, और AP अगर लॉग वाली टर्म है सारी उसको हटा दो तो वो GP में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई किसकी, GP की।
तो एपी में भी आपने यही पढ़ा था, याद कीजिए। एपी में आपने nth टर्म निकालना पड़ा, nth टर्म निकालने के बाद सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा, सम ऑफ n टर्म्स के बाद स्टार्टिंग से pth टर्म, एंड से pth टर्म, ऐसे वाली कुछ थी nth टर्म वाले में। फिर आपने 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म ले एपी में तो क्या होगा। फिर उसके बाद आपने एम पढ़ा था, एम का सम पढ़ा था, और लास्ट में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यहाँ पे भी सिमिलरली सारा है, तो प्रोग्रेशन से रिलेटेड जीपी की सारी चीजें आपके पास आ गई। अब आगे हम चल सकते हैं या यहीं स्टॉप कर दें, कौन बताएगा? मगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे यही लगेगा कि आप उबे नहीं हो। हाँ, ये नंदन बोलो। सर आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यस के लिए बोला है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा रहता है, हम बहुत ज़्यादा कवर कर लेंगे आज, तो ये रहेगा कि कल की क्लास में हम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी भी प्रॉब्लम आएगी, वो भी डिस्कस कर लेंगे, और ये भी हो जाएगा। तो चलिए, सब हाँ है, किसी का ना है तो बता दे। नहीं है, सब बहादुर बच्चे हमारे, गुड। तो उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, एचपी पे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगला प्रोग्रेशन हमारा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। एचपी क्या है? एचपी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती नहीं। एचपी क्या है? बस कन्वर्ट करोगे एपी में आ जाएगा, फिर सारा कंट्रोल एपी के पास इसका चला जाएगा। एचपी है क्या, लेकिन वो पहले समझना है हमें कि इफ A1, A2, A3 and so on n are in HP, then 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 and so on 1 upon n are in AP। इसका उसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज जरूर लिखेंगे कि भाई AI इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे आप बोलोगे कि 1/2, 1/3, 1/4 आर इन HP, तो दिस इम्प्लाइड भाई दोनों बातें हो गई कि 2, 3, 4 आर इन AP। दिख भी रहा है। ऐसे भी बोल सकते हो कि ABC आर इन AP, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो HP में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ लेके आ सकते हो 1/A, 1/B, 1/C आर इन HP। तो AP का रेसिप्रोकल हमारा HP हो गया। तो ये कहानी हो गई आपकी फर्स्ट, A1 वगैरह ये सारी चीजें। और फिर से वही आएगी कि क्या सर nth टर्म इसका निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। nth टर्म ऑफ HP, राइट। अब देखिए HP जो था वो क्या था, पीछे आते हैं फिर यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे। ये हमारा HP में है, तो ये किस में हो गया, AP में हो गया। तो AP की nth टर्म निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दें तो इसका टर्म आ जाएगा, यही है ना, रेसिप्रोकल है। तो इस वाले AP के बारे में सोचते हैं कि इस AP का nth टर्म क्या होगा। तो आप बोलो इसका nth टर्म जो है 1/n, और वो हमेशा इक्वल होगा 1/A1 प्लस n-1 इंटू D। और D आपने पढ़ा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे n-A(n-1) लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी का रेसिप्रोकल आप कर दो। अब रेसिप्रोकल किया तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये देखिए रेसिप्रोकल किया, ये लिख दिया 1/1/A1
प्लस n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन an अपॉन माइनस 1 अपॉन a n माइनस 1। ये फॉर्मूला जो है वो किसी काम का नहीं है। आप मेरे से पूछोगे ये फार्मूला किसी काम का नहीं है, बोलो फिर क्यों पढ़ाया आपने? ये पढ़ना तो है, सिलेबस का पार्ट है, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि f 1/3 1 अपॉन क्या बोलते हैं 7 कुछ 1/11 and so on are in HP, then find 50th टर्म। मैं बोलूँगा इस फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं मेरे को, मैं इसको एपी में कन्वर्ट करूँगा, मैं लिखूँगा 3 7 11 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये क्या है? आर इन एपी। इस एपी का nth टर्म निकालूंगा और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो इसका nth टर्म क्या हो गया? इसका nth टर्म हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 4। अब ये आ गया हमारे पास 4n माइनस 1, 4n माइनस 4 प्लस 4n माइनस 1। तो मैं बोलूँगा इस एपी का nth टर्म क्या होगा? तो इस एचपी का nth टर्म हो गया इसका रेसिप्रोकल 1/4n माइनस 1। आप चेक भी कर सकते हो, आप बोलो कैसे हम सही है, n की वैल्यू 1 तो 3, 2 तो देखो 7, ठीक है। तो A50 आपको निकालना है, तो A50 आपके पास हो गया 1/200 माइनस 1, दैट मीन्स दिस इज 1/199। एक बात तो पक्की समझ में आ गई, कोई ज़रूरत नहीं है कि एचपी की nth टर्म आप याद रखें, आप एपी में कन्वर्ट करेंगे, बस ये याद रखें कि जो फाइनल फार्मूला आएगा उसको हम फिर से चेंज कर देंगे। ठीक है जी सब लोग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इससे आगे बढ़े तो क्या आया? इससे आगे हमारे पास आएगा सम ऑफ n टर्म्स एचपी में नहीं होता मतलब क्या? आप बोलोगे ऐसे कैसे नहीं होता? भाई किसी भी सीक्वेंस का सम तो निकाल ही सकते हैं ना। ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये एचपी में है, 1/4 1/5 ऐसे चलता जा रहा है। सम तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। हम निकाल सकते हैं, फार्मूला नहीं है। तो बोले कैसे निकलेगा? तो उसके लिए एक पूरी किताब होती है, आगे चल के आप पढ़ेंगे सीक्वेंस के ऊपर। आपके सिलेबस में है, आप उतने ही पार्ट को अभी टच करोगे, आप सारे दुनिया जहान के क्वेश्चन नहीं लोगे। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एचपी का सम हम नहीं निकाल सकते, तो एसएन का कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं, एसएन का कोई फार्मूला है नहीं। फिर बात आई कि सर एचपी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? अगर 3 टर्म जो है एचपी में है तो क्या लेंगे? कुछ मत लो, आपको तो बार बार समझा रहा हूँ कि आप उसको एपी में कन्वर्ट करो और एपी की सारी थ्योरी लगा दो। चलिए ये भी चला गया। बोले एचपी की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, आप उसको एपी में कन्वर्ट करो, एपी की जो प्रॉपर्टी लगेगी वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो लास्ट एक बच गया हमारे पास क्या? हार्मोनिक मीन, तो HM क्या बच गया? हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे लिखा है कि F A and B are two non-zero real number. Then HM of A and B is equal to H, उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, and this is equal to 2/1/A 1/B 1/A plus 1/B। अब बोलो वही तो है सर फंडा, ए बी अगर हमारा उसमें है तो हम इसका एम निकाल लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1/A हो जाएगा, 1/B हो जाएगा। इसका एम क्या होगा? तो एम इसका हो जाएगा क्या? 1/A प्लस 1/B डिवाइडेड बाई 2, इसी का तो रेसिप्रोकल आपने कर दिया, ये आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख लो, दैट इज 2AB/A + B। ये काम की चीज़ है, इस पे क्वेश्चन होंगे हमारे।
ये पहला पार्ट। दूसरा n एम्स इंसर्ट करने हैं, वो क्या होगा? तो n एम्स इंसर्ट करने हैं तो सेम प्रोसेस, n HMs सॉरी n HMs बिटवीन A एंड B। तो आप बोलोगे A H1 H2 H3 and so on, B R N HP। और फिर फटाफट क्या करोगे आप? लिखोगे 1/A 1/H1 1/H2 and so on 1/HN and 1/B are in AP। अब बोलो AP में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी है हम टर्म निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सारा यही रह गया। तो AM GM और HM, AP GP और HP ये हमने कंप्लीट कर लिया। AM GM और HM के बीच का रिलेशन, इनइक्वालिटी और कुछ सम स्पेशल इंटीग्रल है। तो कल की भी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम से कम आज कंप्लीट कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी एक लास्ट वाली एक्सरसाइज छोड़ के बाकी सब कुछ कर लिया आपने। मिसलेनियस भी कर लेना, जहाँ पे सम स्पेशल इंटीग्रल्स आएंगे ना वो छोड़ के बाकी सब कुछ कर लो, या बोलो तो 10 मिनट में वो भी करा दूँ। एग्री हो? एक बार फिर से ओपिनियन ले लेते हैं। ये देखो 10 बचे अब तो, एक फिर कोई निकल लिया। रेडी हो? यस तो इम्प्रेशन दे, नो तो कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पकड़ लूंगा। नहीं नंदन, हाँ बोलो। साथ दो सर। अच्छा करा दे आगे, यस सर। सब ठीक है। हाँ, ये पीछे से धीरे धीरे पहली बार जब पूछा था तो 11 थे, अब 10 हो गए। ईशा आयशा बताओ बेटा, बताओ ईशा। आगे चले? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो यार फिर तो तुम लोग अच्छे हो यार। ऐसे तो पढ़ते रहो, मैं तो 2-2 3-3 घंटे पढ़ा दूं डेली तुम्हें। ये तो स्कूल का टाइम टेबल अलग होता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और एक एडवांटेज है आपको कि आप बीच में नहीं फंसे हो। आपकी क्लासेस सबसे लास्ट में होती है, बीच वाली क्लास को प्रॉब्लम होती है। पहले वाली क्लास को पहले छोड़ो और आपकी क्लास से पहले उसको छोड़ो, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए मैं फिर बुक के हिसाब से आपको पढ़ा देता हूँ अभी सम स्पेशल इंटीग्रल। बस इतना ही। अरे यार क्या लिखना, सम स्पेशल सीक्वेंसेस। सम स्पेशल सीक्वेंसेस में क्या है, आपके पास कुछ सीक्वेंस का सम आपको याद रखना है। जैसे सिग्मा एन, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। आप बोलो सर आई वाई होता था, नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलोगे मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ एन की वैल्यू 1 से लेके एन तक जा रही है, ना भी लिखूँ सिर्फ सिग्मा एन लगा दूँ तो चलेगा, ये भी नोटेशन चलेगा। हाँ नमन। सर इंग्लिश की क्लास है। अच्छा इंग्लिश की क्लास है अभी 1 बजे? यस सर। अच्छा क्या करें फिर? एक बताओ मिनट फिर। 5-7 मिनट, बस 5-7 मिनट बाद ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है सर, फिर आज आप ही पढ़ा दो, इंग्लिश से छोड़ देते हैं। ठीक 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 चलो। तो ये है सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब आ गया बच्चे 1 + 2 + 3। तो इसका सम तो पता है आपको, इसका सम इसलिए पता है कि ये एपी है, और इसका सम हमने निकाला भी था, क्या था? n+1/2। द सेकेंड वन सिग्मा n²
यहाँ भी वही है, n की वैल्यू 1 से लेके n तक है, n स्क्वायर लिखा है, या सिर्फ सिग्मा स्क्वायर लिखा हो तो भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिग्मा n स्क्वायर। तो सिग्मा n स्क्वायर आपके पास आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर। ये हमारा होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। किसी को इच्छा हो ये कहाँ से आया तो मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो बस फार्मूला है, याद रखिए, सिग्मा n क्यूब n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। नहीं बता देता हूँ फिर भी, इससे आगे आए तो थोड़ा सा काम होगा, हालांकि आएगा नहीं अभी क्योंकि बाइनोमियल की ज़रूरत होती है। देखिए एक इसकी डेरिवेशन आपको सिखाता हूँ। डेरिवेशन है क्या, ओहो आज इसने भी अपना कमाल दिखा दिया कि 20 पेजेस ही ले सकते हैं। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पीछे वाले पेज को इरेज कर देता हूँ, या उससे अच्छा है एक बारी फिर से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। न्यू, अरे वही रह रहा है, गुड। अच्छा 20 पेज ही आ सकते हैं, एक मिनट, इससे हो जाएगा हमारा काम। चलिए हम आते हैं इस पे, ये आया कहाँ से। तो n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब क्या होगा, तो आप बोलो n प्लस 1 का होल क्यूब होता है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, उसमें से आप n क्यूब माइनस कर दोगे, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। ठीक है, बोले इसका क्या रिलेशन, उनको समझ में नहीं आया, है रिलेशन कैसे। तो अब इसमें n की वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं। n की वैल्यू हमने पहले ले ली, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आइडेंटिटी की तरह है, ये 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब दैट इज इक्वल टू 3, या 1 से स्टार्ट करें 2 से स्टार्ट, उसी से स्टार्ट कर लो यार, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 0 स्क्वायर, 0 नहीं लिख रहा हूँ, 3 इंटू 0 एंड प्लस 1, फिर आपने 1 ले लिया तो क्या आएगा, दैट इज 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 एंड प्लस 1। फिर यहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 ले ली तो ये आ जाएगा 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर, 2 लिया था ना हमने, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, एक और ले लें 4 क्यूब माइनस ये 2 2 1, ये 3 2 और यहाँ 3 क्यूब।
ये आ गया 3 इंटू 3 क्यू 3 स्क्वायर सॉरी प्लस 3 इंटू 3 एन प्लस 1। ऐसे ही चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। यहाँ पे हमने n ले लिया तो ये n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब और इधर आ गया 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस ये आपके पास कितना आया 3 इंटू एन प्लस 1। इन सबको ऐड कर देते हैं। इन सबको हमने ऐड कर दिया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको देख के लग रहा होगा कि क्या बचेगा हमारे पास, बताइए। 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, n क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यही बचना है n प्लस 1 का होल क्यूब। बस आगे कुछ बचेगा ही नहीं। ये तो 0 ही था, माइनस 0 क्यूब। अच्छा इधर क्या बचा, तो ये 3 है। आप देखिए 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर। इधर क्या आ गया प्लस 3, ये आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड प्लस n। और ये 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, तो 1 जो है वो ऐड हो रहा है आपके पास कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, तो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, दैट मीन्स n टाइम्स ऐड हो रहा है, ये प्लस n हो गया। अब इसको ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसका सम n प्लस 1 अपॉन 2 that is equal to 3 times of sigma n square। अब बाकी की कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट करना है, ये 3 नीचे आएगा, 2 आपको दिख ही रहा है, ये 6 हो जाएगा, यहाँ से निकाल लोगे, ये आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है जी। बोले सम स्पेशल इंटीग्रल की ज़रूरत क्या है, वो ज़रूरत तो बताओ आप हमें कि भाई हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उसका यूज़ क्या है। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे ये सीक्वेंस है, इसका सम निकालना है हमें। कहाँ तक, अप टू n टर्म्स। मैंने बोला अच्छा सबसे पहले मैं इसका nth टर्म निकालता हूँ। मैं इसका nth टर्म क्यों निकाल रहा हूँ आप, nth मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ये पता है कि सम ऑफ n टर्म जो होता है वो सिग्मा n होता है। तो इसमें क्या साइंस है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि Sn जो होगा वो क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 एंड सो ऑन प्लस an। आपने सिग्मा लगा के थोड़ा इंक बचा लिया, ये तो कोई बहुत बड़ा फंडा है नहीं, लेकिन है। कैसे है, तो मुझे इसके लिए an की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे देखा, ये देखा 1, फिर मैंने देखा अरे ये तो ये भी है 2, फिर ये देखा 3, एक AP चल रही है 1 2 3, तो भाई इसका nth टर्म n हो जाएगा। दूसरी AP 2 3 4, इसका nth टर्म निकाल लिया, वो n प्लस 1 आ जाएगा। और तीसरा टर्म n 3 से शुरू है, वो n प्लस 2 आ जाएगा। nth टर्म निकालने के बाद आप चेक जरूर करें, थर्ड टर्म क्या होगा 3 इंटू 4 इंटू 5, सेकेंड टर्म क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 आ रहा है, इसका मतलब आप ठीक हो। थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म डायरेक्टली चेक कर लो, वहीं से पता चल जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक होती है। बोले इसके बाद क्या, तो मैं इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n इज इक्वल टू सॉरी n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। फाइनली ये आ गया आपके पास क्या, दैट इज n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो Sn क्या हुआ, Sn आपने बोला सिग्मा n, और सिग्मा n क्या हो गया, तो ये आ गया आपके पास सिग्मा n क्यूब
सिग्मा एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। बोले इसका क्या फ़ायदा? तो समेशन के फंडे आपको सिखाए थे, आप इसको लिख सकते हो सिग्मा एन क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर, सेपरेट कर सकते हैं और फिर अलग अलग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सिग्मा एन। नमन बोलो। सर ए एन कैसे आया वो दोबारा बताना एक बार। ए एन कैसे आया? ठीक है, ए एन आया बच्चे ऐसे लिया हमने इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म में से ये फर्स्ट उठा लिया। मुझे ये दिखा कि भाई 3 चीजें चल रही हैं, एक चल रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तो इसका nth टर्म निकाल लेंगे। ये देखो 1 2 3 मार्क कर लो आप कि भाई पहले पहले वाली टर्म। दूसरे वाला हमने उठाया तो ये देखो सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके चल रहा है एक सीक्वेंस, तो 2 3 4 ऐसे चल रहा है। और तीसरे में चल रहा है 3 4 5 ऐसे चल रहा है। तो इसकी nth टर्म क्या होगी? n होगी। इसकी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी तो 1 ही है तो n प्लस 1 आ जाएगी। इसकी nth टर्म क्या होगी? तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी 1 है तो ये क्या आ जाएगा? n प्लस 2 आ जाएगा। उन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन थी यहाँ। ठीक है नमन? नमन ओके। अब सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू क्या है? तो भाई सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू ये हो गई, आ जाते पीछे। सिग्मा एन क्यूब क्या होगा? तो सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू देखिए, मैं लिखता चला जाता हूँ पीछे से। ये देखिए हमारे पास जो आया है वो आया क्या? सिग्मा एन क्यूब। एन क्यूब की वैल्यू क्या है? ये है। तो सिग्मा एन क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन क्यूब 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर, और क्या है? 3 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन। ठीक, 3 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन। बस इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, इसी के लिए इसको याद किया है। ये आ गया एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म आ गई 3 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एन एन प्लस 1 अपॉन 2। आपने सम निकाल लिया। तो इसका सिग्निफिकेंस आपकी समझ में आ रहा है कि ये 3 फॉर्मूले क्यों याद रखें। एक सीक्वेंस और ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा और हो जाए क्लियर। ऐसा कुछ गिवन हो, एस एन जो है 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 क्यूब एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आपको दिख रहा है? अरे यार ये तो एक एपी ले लिया आपने, एक जीपी ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई मिक्स सा सीक्वेंस बना दिया है। क्या करें इसका? तो वही है फंडा, nth टर्म निकाल लो पहले। ये रहा nth टर्म। nth टर्म में हमारे पास क्या आया? ये आ गया 3 5 7। तो इसका nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, और d कितना है हमारे पास? 2 है। और जीपी वाले का nth टर्म क्या है? दैट इज 2 रेज टू द पावर n। ये हमारे पास आ गया 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n। इधर मल्टीप्लाई कर दिया n इंटू 2 रेज टू द पावर
n प्लस 1 प्लस 2 n रेज टू पावर n। आप बोलो सर जी इसका तो निकाल लोगे, इसका क्या करोगे, ये तो आपका फंस गया। वो बिल्कुल फंस गया जी। तो इसके लिए हम कल पढ़ने वाले हैं, वो आज नहीं सिखाऊंगा, एक AGP सीरीज का सम। इसका मतलब ये वाला मेथड जो है वो AGP पे अप्लाई नहीं होगा, जिसमें nth टर्म निकल जाए और वो एल्जेब्रिक हो, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, बाकी जगह ये यूज नहीं होगा, बाकी जगह ये यूज नहीं होगा। तो यूज वहीं करेंगे जहाँ पे ये सम निकालना हमारे लिए आसान रहे। मैं कोई क्वेश्चन ले लूँ आपसे, और एक दो क्वेश्चन और अच्छे वाले थोड़े, और इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, एक जगह जाके ये भी जो है रुक जाएगा, फिर 2-4 मेथड की हमें और ज़रूरत पड़ेगी। चलो नहीं दिख रहा मेरे को, मैं एक सीक्वेंस और ले लेता हूँ। 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही चलता रहेगा। बोले भाई nth टर्म निकालो सबसे पहले आप, तो nth टर्म मैं लिख रहा हूँ, देखा ऊपर 1 2 3 4, तो ऊपर आ जाएगा n आ जाएगा, और नीचे 1 था तो 1 टर्म का सम, 2 था तो 2 टर्म्स का सम, तो यहाँ पे हमने लिख लिया n। ये क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस n 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n। अब nth टर्म निकल गया n, और फिर यहाँ पे पंगा फंसा यहाँ पे फिर से पंगा फंस गया। क्वेश्चन वो n प्लस 1 अपॉन 2 ले लिया, ये 2 है, n और n कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 जो GP है। इस GP का सम नहीं निकाल सकते आप, ये सॉरी HP है, ये क्या है HP है, इस HP का सम नहीं निकाल सकते। तो ये भी सीक्वेंस में, सीक्वेंस देखो, एक कोई बुक है तुम्हारे पास, बुक है तो उसमें निकालो सम स्पेशल इंटीग्रल, और उसमें मेरे को एक वो बता दो, एक मिनट रुकिए मैं देखता हूँ बुक पढ़ी, एक सीक्वेंस ले लेते हैं। जैसे देखो एक सीक्वेंस है 1 3 6 10, ऐसा कुछ चला जा रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया SN लिख दिया 1, 3 को लिख दिया 1 प्लस 2, 6 को लिख दिया हमने 1 प्लस 2 प्लस 3। इस सीक्वेंस को रीराइट कैसे कर लिया, और इसको लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब nth टर्म क्या होगी, आप बोलो nth टर्म होगी इसकी 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n। गुड, nth टर्म हो गई n प्लस 1 अपॉन 2। n प्लस 1 अपॉन 2। अब Sn निकालना है, तो Sn हो गया आपके पास सिग्मा n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, 2 बाहर, सेपरेट किया हमने हाफ, यहाँ पे लिखा हमने सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ये वैल्यूज हमने ले ली, दिस इज हाफ, n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और सिग्मा n की वैल्यू क्या होगी n प्लस 1 अपॉन 2।
ये आपके पास आ गया। तो सम स्पेशल इंटीग्रल खत्म हो गया। कल के लिए अब बचा के रखते हैं एक तो एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दूसरा पार्ट हम कल करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम, तीसरा करने वाले हम वीएन मेथड। लेकिन ये सारी बातें समझने के लिए आपको आज जो है पूरा एनसीईआरटी अब कंप्लीट कर लो, मिसलेनियस तक वो कर लिए होगे। तो ये 3 चीज पढ़ा के कल अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। और एक असाइनमेंट नहीं, आप एनसीईआरटी कीजिए। और कल फिर अपने ही टाइम पे, टाइम हमारा जो है 11:30, उसमें मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके।